हाय, नमस्कार। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग ब्लॉकचेन क्या है, पब्लिक ब्लॉकचेन क्या है, ये एनएफटी क्या है, टोकन्स कैसे काम करते हैं। तो उसी में मेरे एक दोस्त का कमेंट आया, शुभनीत का, कि मुझे कुछ कंसोर्शियम ब्लॉकचेन भी बनाना चाहिए। और तो शुभनीत कंसोर्शियम ब्लॉकचेन में काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, लेकिन उसने कहा यार हिंदी में ऐसे सुनने में मज़ा आएगा। तो मैं इसीलिए उसकी कोशिश कर रहा हूँ आज। तो बिफोर हम लोग कंसोर्शियम ब्लॉकचेन पे जाएं, पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि यार ब्लॉकचेन का आम आदमी की ज़िंदगी में कोई फ़ायदा है भी या नहीं। तो अगर हम आम आदमी की बात करें तो ब्लॉकचेन कहाँ फ़ायदा पहुँचा रही है? देखो, ब्लॉकचेन फ़ायदा वहाँ पहुँचा रही है जहाँ आपको कोई इंसान कुछ बता रहा है कि हम ये चीज़ वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई किस केस में? जैसे अगर मैं बात करूँ तो ऑर्गेनिक फूड। अब ऑर्गेनिक फूड जो अगर हम दाल लेने जाते हैं तो नॉर्मल दाल है 150 रुपए की। ऑर्गेनिक कह के अगर वो बेची जा रही है दाल, अगर ऑर्गेनिक का ठप्पा वहां लगा हुआ है तो वो दाल 400 की हो सकती है, 500 की हो सकती है, 600 की भी हो सकती है। और देसी घी की बात करें तो पता नहीं कितना महंगा हो सकता है। तो मैं नहीं कह रहा वो खराब है, वो अच्छा है, लेकिन उसके लिए हम लोग एक प्रीमियम प्राइस पे कर रहे हैं। और किस बिहाफ पे कर रहे हैं कि हाँ कोई तो है बैठा हुआ जो इसको ट्रैक कर रहा है कि हाँ यार इसमें पेस्टिसाइड यूज नहीं हुआ, इसमें कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं हुई जो सेहत के लिए हार्मफुल हो। तो अब अगर हम प्रीमियम प्राइस पे कर रहे हैं तो हम किस पे ट्रस्ट करें? कोई डेटा लिख रहा है उसका कि हाँ यार इस डेट में आया था, तब इसका इतना टेम्परेचर था, इतनी इसकी वॉल्यूम थी, इस डब्बे में रखा गया था, उसके बाद इसको इतने टाइम तक इस फ्रिज में रखा। ये सारी चीजें कहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर ये कहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सर्वर की ओनरशिप किसी के पास है। और अगर ओनरशिप किसी एक पार्टी के पास है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो पार्टी तो कभी भी चेंज कर देगी। या कल की डेट में उन्होंने अपना सर्वर बंद कर दिया और उन्होंने कहा हम तो आपको एक्सेस नहीं दे रहे, तो आप कैसे चेक करोगे? या आपका कोई डिस्प्यूट है, आप कोर्ट में चले गए उस कंपनी के खिलाफ, कोई खराबी थी सामान में, तो आप वो कैसे प्रूव करोगे? क्योंकि वो कंपनी तो कह देंगे हमारे सर्वर में तो डेटा है ही नहीं, हमारा सर्वर तो करप्ट हो गया, बंद हो गया। कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती, यार मशीन है, बंद हो सकती है। सो यहाँ वैल्यू आती है ब्लॉकचेन की। सो ब्लॉकचेन का काम सिर्फ इतना सा है कि सर्वर्स जो है एक ना होके मल्टीपल होंगे, पहली बात। दूसरी मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब बात ये तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि एक से हमने मल्टीपल कर दिए। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइज हो जाएंगे। डिसेंट्रलाइज मतलब पावर भी डिसेंट्रलाइज हो गई, या कंट्रोल एक आदमी का नहीं रह गया, अब मल्टीपल लोगों का कंट्रोल हो गया। अब जब मल्टीपल लोगों का कंट्रोल हो गया और तीसरी बात उसमें से कुछ पार्ट पब्लिकली अवेलेबल होगा, तो मैं आप कोई भी अगर एक ब्लॉकचेन है तो वहां से जाके कोई डेटा वेरीफाई कर सकते हैं, उसके फंक्शनैलिटी होती है। और वो जो वेरीफाई होगा वो आप जिस भी नोड से चाहो, जैसे मान लिया 10 सर्वर लगे हैं या 20 सर्वर लगे हैं या 10,000 सर्वर लगे हैं, तो आप किसी भी नोड से जाके उसे रीड कर सकते हो। क्योंकि ब्लॉकचेन है, कंसेंसस रन होती है, सब जगह एक साथ डेटा रेप्लिकेट होता है, तो वो डेटा वही मिलेगा जो वहां होना चाहिए। वेरीफाई कर सकते हो दूसरे सर्वर के साथ। तो एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है हैश फंक्शन, उससे आप ऐसा नहीं पूरा डेटा पढ़ना पड़ेगा, वो खुद एक हैश निकालता है, एक स्ट्रिंग आती है, दूसरे सर्वर से चेक करो हैश वही का वही आएगा, तो मतलब सेम स्ट्रिंग थी, सेम डेटा था आपका, ये कंफर्म हो गया। तो ऐसा भी नहीं कि आपको बैठ के 100 पेज पढ़ने पड़ेंगे, ऐसे नहीं होता। तो ये तो फायदा है ब्लॉकचेन का। अब बात करते हैं कि कंसोर्शियम ब्लॉकचेन क्या है। तो अभी जब हम कल बात कर रहे थे कि पब्लिक ब्लॉकचेन है, वहां पे क्या है कि कोई भी, जैसे मैं नोड की बात कर रहा हूँ सर्वर लगाने की, तो कोई भी पार्टी में सर्वर लगा सकती है। वो पब्लिकली अवेलेबल ब्लॉकचेन है, कोई भी आके वहां पे अपना पार्टिसिपेट करेगा, अपना एक नोड लगाया और पूरा जो लेजर है वहां पे लिखा जाने लगा, फिर वहां से भी सिंक होने लगा और उसके पास लेजर पे एंट्री आ रही है और वो उसने पब्लिकली अवेलेबल करा दिया, कोई भी इंसान आ रहा है वहां जाके रीड कर रहा है। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि थोड़ा सा खर्चे वाला काम है। तो अगर करेंसी वाली चीज है जहां पे आपको एनोनिमस करेंसी बनानी है, प्रोग्रामेबल, आपका प्रोग्रामेबल करेंसी होनी चाहिए, मनी होनी चाहिए, वहां पब्लिक ब्लॉकचेन बढ़िया चीज है। लेकिन अगर मुझे नॉर्मल काम करने हैं और थ्रूपुट भी चाहिए, थ्रूपुट मतलब एक सेकंड में यार 20,000 लोगों को सर्व कर दूं मैं, या 50,000 को सर्व कर दूं, ऐसी वैल्यू चाहिए, तो वहां पे मैं इतने सारे सर्वर नहीं रख सकता। क्योंकि अगर ज्यादा सर्वर होंगे तो हर सर्वर पे एक ही डेटा लिखना है, फिर चेक भी करना है कि सब पे सही लिखा गया नहीं लिखा गया, तो उसमें टाइम लगता है। तो इसीलिए इथीरियम हो या बिटकॉइन हो वो स्लो है। उसके बहुत सारे यूज केस अलग हैं, साइड चेन बहुत सारी आ गई, सेकंड लेयर आ गई, तो उससे वो सॉल्व हो गई है प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर आज की डेट में देखें तो वो स्लो है, या पब्लिक ब्लॉकचेन कोई भी होगी तो वो स्लो होगी क्योंकि उसमें बहुत सारे नोड हैं।
तो अब कंसोर्शियम ब्लॉकचेन में क्या किया, उन्होंने कहा यार ठीक है, हम 10 पार्टी हैं, 10 अलग अलग बिजनेस है, उन्हीं को इससे मतलब है, तो एक काम करते हैं, हम अपना एक पर्सनल ब्लॉकचेन बनाते हैं जिसमें हम 10 ही रहेंगे। तो ये नॉर्मल सेंट्रलाइज से अच्छा है। क्यों? क्योंकि कंसोर्शियम में आ गया। दूसरी बात, जो आपके कंसोर्शियम के रूल बने हैं वो आप पब्लिक को बता सकते हो कि हाँ, हम 10 या 12 लोग मिलकर कंसोर्शियम बना रहे हैं, इसमें हम अपने अपने सर्वर डाल रहे हैं और सारा डेटा यहाँ अवेलेबल रहेगा, ये पब्लिक एंड पॉइंट्स है, आपको अगर कुछ भी रीड करना है आप इन पब्लिक एंड पॉइंट से रीड कर सकते हो और किसी भी सर्वर से कर सकते हो, जो जो सर्वर अपने पब्लिक एंड पॉइंट दे रहा है। तो ऐसा चैलेंज नहीं है कि किसी एक के पास पावर रहेगी, मल्टीपल लोग हैं। अब मल्टीपल लोग, जितना डिसेंट्रलाइज पावर होगी, कंसोर्शियम भी उतना ही पावरफुल होगा, उतना ही ट्रस्टवर्थी होगा। तो ट्रस्टवर्थीनेस डिपेंड करती है कि वो कंसोर्शियम कैसा है। अब बाई चांस रिलायंस कंपनी है, उसने अपनी 10 सिस्टर कंसर्न बनाई, कंसोर्शियम बना लिया, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो तो बेवकूफ बना रहे, वो कंसोर्शियम नहीं बना रहे। अगर रिलायंस है, उसका कंपटीशन भी साथ आ गया, अब जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, बीएसएनएल है, और बाहर की 7-8 कंपनी और आ गई, इंडिया में 4 ही बची है, तो उन सब ने मिलकर कंसोर्शियम बनाया। तो ऐसा नहीं है किसी एक की मोनोपोली चलने वाली है, वो सबका है, तो रातों रात कुछ चेंज नहीं होगा। तो ऐसा कंसोर्शियम होगा तो बहुत पावरफुल है। उन्होंने लाकर अपने सर्वर रखे और उन्होंने अपना बिजनेस लॉजिक वहां पे लिखा, जो बिजनेस लॉजिक जनता को भी मिल जाएगा कि हाँ, ये बिजनेस लॉजिक यहाँ पर रन हो रहा है। अगेन, वो अकेला आदमी कोई चेंज नहीं कर सकता। वो बिजनेस लॉजिक जो लिखा है उसको हम कहते हैं, अगर मैं हाइपरलेजर की बात करूँ, उसको कहते हैं चेन कोड। वो चेन कोड जब एक बार हम उसको होस्ट कर रहे हैं तो उसका भी एक एड्रेस होता है, उसका भी फाइल का एक एड्रेस मिलेगा, वो फाइल का एक सिग्नेचर मिलेगा, सिग्नेचर बोल दो या उसका हैश बोल दो, वो उसका मिलेगा। तो अगर आप कुछ भी चेंज करोगे अकेले तो वो चेंज हो जाएगा, तो बाकी जो नोड होंगे कंसोर्शियम में वो उसको रिजेक्ट कर देंगे। लाइक या ऐसे मान लो कि एक बार आपने बिजनेस लॉजिक वहाँ डाल दिया तो उसकी एक आईडी मिल गई, अब वो आईडी सेम रहेगी जब तक कि बिजनेस लॉजिक में कुछ चेंज नहीं होगा। और अगेन, ये आप रूल डिफाइन कर सकते हो कि बिजनेस लॉजिक चेंज करने के लिए एक आदमी बहुत है या 3 आदमी चाहिए होंगे या 5 अलग अलग कंपनी के लोग चाहिए होंगे, वो आप डिसाइड कर लोगे कि कैसे आपको कंसोर्शियम चलाना है, राइट। तो ये होती है कंसोर्शियम ब्लॉकचेन। तो आज की वीडियो थी कि ब्लॉकचेन का आम आदमी की जिंदगी में क्या फायदा है, आम आदमी को कब जरूरत पड़ती है ब्लॉकचेन की, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, पब्लिक ब्लॉकचेन क्या है, उसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान हो सकता है, क्या घाटा है, या क्यों यूज नहीं करते हम। और तीसरी चीज, कंसोर्शियम का है क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, एक अच्छा कंसोर्शियम क्या होता है और एक नॉर्मल या एक फेक कंसोर्शियम क्या होता है। तो ट्रस्ट ही सब कुछ है ब्लॉकचेन के अंदर, और इसको हम कहते हैं ट्रस्टलेस। तो ट्रस्टलेस का मतलब ये है कि ट्रस्ट जो है वो आपको, मुझे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, वहां पे एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। तो जब मैथमेटिक्स है तो 2+2 4 होगा। अगर मैंने कहा कैलकुलेटर पे करके दिखाया आपको तो आप ट्रस्ट कर रहे हो, आप कैलकुलेटर को ट्रस्ट कर रहे हो, मुझे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। सेम चीज ब्लॉकचेन के साथ है, इसको ट्रस्ट इसलिए कहते हैं, आपको इंडिविजुअल पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सिस्टम को ट्रस्ट कर सकते हो, राइट। तो थैंक यू सुखनीत भाई, आपने ये क्वेश्चन पूछा। और भी बाकी लोगों से कहता हूँ, अगर कुछ भी क्वेश्चंस आपके होते हैं टेक्नोलॉजी में, ब्लॉकचेन से रिलेटेड या एनएफटी, क्रिप्टो स्पेस, या फिर अगर बोला जाए तो क्रिप्टोग्राफी, तो बताइए, मैं एक बार कोशिश करता हूँ फिर से वीडियो बनाने की। धन्यवाद।